गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकता और जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हो, दोनों में यहाँ से प्रश्न 2 से 3 नंबर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके परीक्षा में जैसे आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। तो आज हम लोग ये टॉपिक अध्ययन करेंगे। चूंकि ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है आनुवंशिकता और जैव विकास, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम खंडों में बांट कर पढ़ेंगे और 2 से 3 खंड में इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बातें सब आपको बताई जाएंगी। कोई भी बात आपका छूटेगा नहीं, ना तो वो एकेडमिक अर्थात आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से कुछ छूटेगा और ना तो आपके कंपटीशन में कोई क्वेश्चन यहाँ से आपका हटेगा। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जाने बच्चों कि ये जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये इसमें 2 बातें हैं, अर्थात आनुवंशिकता और दूसरा जैव विकास। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चैप्टर को क्यों इंटरेस्टिंग बताया गया है, काहे इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम अपने चारों ओर, चाहे हम लोग जैसे मनुष्य हैं, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो पाए जाते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या होते हैं कि उनके संतानें होती हैं और फिर क्या होता है, जैसे कोई जीव है, कोई जानवर है, उसकी भी संतानें होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इन संतानों से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पहली बात। और दूसरी बात बच्चों ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो माता पिता होते हैं, अर्थात जिनको हम जनक कहते हैं, माता पिता के समान ही उनके बच्चे भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जो संतानें होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी मनुष्य ही होते हैं। भले वो छोटे होते हैं, आपकी वो साइज उनकी छोटी होती है, लेकिन बिल्कुल वो मनुष्य ही होते हैं। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि किसी मनुष्य का संतान कोई कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे गाय है, आपका कोई और जानवर है, आपका हाथी है, तो विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, उनकी जो संतानें भी होती हैं, वो अपने अर्थात जनक अर्थात माता पिता के समान ही होते हैं। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे बच्चों कि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से जो संतानें जो होती हैं, अर्थात जो संतान जो पैदा होते हैं, उनका जो लक्षण होता है, उनके माता पिता से किस प्रकार से बिल्कुल मिलता जुलता रहता है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल अध्ययन करेंगे। और एक बात और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो आपने देखा होगा कि जैसे संतानें होती हैं, तो संतानों में जो लक्षण होता है वो माता पिता से ही मिलता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो माता पिता से संतानों में कुछ अलग लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उनमें एक अलग विभिन्नता भी दिखाई पड़ती है। तो उसका भी अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज बच्चों यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आनुवंशिकता। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आनुवंशिकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसको हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकता क्या है, ये पूछा भी जाता है आपसे कई बार। तो आनुवंशिकता का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया, आप कह सकते हैं कि वह क्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जनक होते हैं, अर्थात जो माता पिता होते हैं, उनके जो गुण होते हैं किसमें जाते हैं, संतानों में जाते हैं। अर्थात जो जनक हैं, अर्थात माता पिता, जनक माता पिता, और इनके जो जनक के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, कहां पर जाते हैं, संतानों में जाते हैं। तो आनुवंशिकता जो होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक के जो गुण होते हैं
वो उनकी संतानों में जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों में जो लक्षण है, जो गुण है, वो कहां से मिले हैं? हमारे माता पिता से मिले हैं। कुछ लक्षण हमारे माता से मिली है और कुछ लक्षण हमारे पिता से मिली है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो जनक से अर्थात माता पिता से कहां पर जाते हैं? संतानों में जाते हैं। यह प्रक्रिया, यह क्या कहलाता है? प्रक्रिया आनुवंशिकता के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगर एक लाइन में अगर इस बात को अगर हम देखें कि आनुवंशिकता क्या है, तो आनुवंशिकता का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का, एक लक्षण का या एक से अधिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें माता से मिलती है और बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें अपने पिताजी से मिलते हैं। यही अन्य जानवरों में भी होता है, अन्य जीवों में भी आपने देखा होगा कि जो अन्य और भी जीव होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं, उनके जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, वो कहां से मिलते हैं? उनके जनक से मिलते हैं। तो आनुवंशिकता का मतलब होता है कि वह क्रिया, वह प्रक्रिया आनुवंशिकता, या आप ये भी कह सकते हैं आनुवंशिकता जो होती है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है। आप आनुवंशिकता को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आनुवंशिकता के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो गुण या लक्षण होते हैं वो जनक से किस में जाते हैं? उनकी संतानों में। तो एक लाइन की बात क्लियर हो जानी चाहिए, आप लोगों को पता हो गया होगा कि आनुवंशिकता क्या होती है। तो आनुवंशिकता का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात जो लक्षण है वो उनके जनक से, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंच जाती है। तो ये तो हो गया आनुवंशिकता। अब आपने यहां पर देखा कि क्या ट्रांसफर क्या हो रहा है? गुण अर्थात लक्षण। तो गुण जो होते हैं यहां से, अर्थात जनक में दो होते हैं, एक तो पिता होता है और दूसरा क्या है? जनक में दोनों आएंगे, एक है माता। ये दोनों होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ लक्षण तो पिता के जाते हैं संतानों में और कुछ लक्षण मां के जाते हैं, अर्थात माता का जाता है इन संतानों में। तो होता क्या है कि जो ये लक्षण या गुण जाते हैं, इन गुणों को ही क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी गुण। ये आनुवंशिकी गुण, ये तो पहला टॉपिक आनुवंशिकता हो गया। आनुवंशिकता में हमने आपको बताया कि जो गुण होते हैं वो जनक से कहां जाते हैं? उनकी संतानों में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण का ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। गुणों का, लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और जनक में हम दोनों को रखते हैं, पिता भी है और माता भी है। तो संतानों में क्या होगा कि कुछ लक्षण पिता के भी जाते हैं और कुछ लक्षण माता के जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। तो जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं गुणों को हम आनुवंशिकी गुण कहते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरा टॉपिक के रूप में इसको या नोट कर सकते हैं, आनुवंशिकी गुण। आनुवंशिकी गुण क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया कि जो गुण माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, अर्थात माता पिता का जो गुण उनके बच्चों में, उनकी संतानों में, उनकी दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, उन्हीं गुणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी गुण। तो आनुवंशिकी गुण अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकी गुण क्या है या आनुवंशिकता क्या है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं आनुवंशिकता और आनुवंशिकी गुण। आनुवंशिकता में क्या होता है? आनुवंशिकी गुण जो होता है वो जनक से किस में जाता है? उनकी संतानों में जाता है। और जो गुण उनकी संतानों में जाता है जनक से, उन्हीं गुणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी गुण। आनुवंशिकी गुणों में विभिन्न प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि त्वचा का रंग, जैसे आप आनुवंशिकी गुण में आप पहला देख सकते हैं त्वचा का रंग। आपने देखा होगा कि जैसे माता पिता में अगर मान लीजिए माता, यहां पर मान लीजिए पिता है और यहाँ पे माता है, ठीक है। अब जैसे पिता मान लीजिए लंबा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, लंबा है, और माता जो है वो क्या है? छोटी है, अर्थात नाटी कह सकते हैं, छोटी या नाटी है। तो होगा क्या कि जब इनकी पीढ़ी जब चलेगी, अर्थात इनसे जो संतान उत्पन्न होगा, तो संतान क्या हो? अगर मान लीजिए संतान लंबा हो गया, ये संतान मान लीजिए हो गया, ये संतान है, और संतान कैसा हुआ? लंबा हो गया। तो आप देखेंगे किस प्रकार से अब ये जो लंबा गुण जो आया संतानों में, वो कहां से आया? पिता लंबा था, इसका मतलब पिता से ही आया होगा लंबा।
तो जाहिर सी बात है आप ये देख रहे हैं कि जो गुण है वो पिता से यहाँ पर आ रहा है। स्थिति क्या होती है, जैसे मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, ये डीएनए होते हैं, इनके बारे में हम लोग कक्षा 12 में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो होता क्या है कि जब माता और पिता से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें ये गुणसूत्र और आप कह सकते हैं गुणसूत्रों पर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो मान लीजिए 23 इसमें आ गया, इसका 23 इसमें आ गया और माता का भी 23 आ गया, तो 23 और 23 मिलकर संतान में कितना हो गया, 46। इसमें भी 46, इसमें भी 46 ही गुणसूत्र होते हैं और उनकी संतानों में भी कितना हुआ, 46। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 23 गुणसूत्र आया वो कहां से आया, पिता से आया, और 23 गुणसूत्र कहां से आया, माता से आया। इस प्रकार संतान में भी कुल गुणसूत्र कितने हो गए, 46। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें आधा उनके पिता का होता है और आधा उनकी माँ का होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर पिता लंबा है, माँ छोटी है और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो रहा है मान लीजिए वो लंबा हो गया, दोनों हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है। तो अगर लंबा हुआ तो आप कह सकते हैं कि ये लंबाई वाला जो गुण हुआ वो किससे आया, पिता से आया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि मान लीजिए पिता मान लीजिए थोड़ा डार्क कलर का है, पिता जो है और माता ये है, मान लीजिए पिता जो है वो थोड़ा गोरा है, ये गोरा है, और माँ जो है मान लीजिए काली है, ठीक है। अब इनसे जो संतानें जो उत्पन्न हो रही हैं, सपोज करिए मान लीजिए संतान जो उत्पन्न हुआ वो काला हुआ, मान लीजिए ये काला हो गया, तो काला जो गुण आया वो कहां से आया, वो माँ से आया। तो आप ये कह सकते हैं कि संतानों में जो गुण होता है वो आता कहां से है, जनक से आ रहा है, चाहे वो माँ से आ रहा हो चाहे पिता से आ रहा हो, यानी जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं उनके जनक से ही आया है। तो ये बातें आनुवंशिकता में हमने आपको बताया कि आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो गुण होते हैं वो जनक से कहा जाता है, संतानों में जाता है। और ये जो गुण जैसे लंबाई वाला गुण जो आया वो किससे आया, यहाँ पर पिता से आया, और यहाँ पर गोरेपन का जो गुण, कालेपन का जो गुण आया वो किससे आया, माता से आया। तो आप ये कह सकते हैं कि गुणों का जो स्थानांतरण हो रहा है या तो माँ से होता है या तो पिता से होता है। अब आप ये भी देख सकते हो, मान लीजिए ये संतान जो है जो लंबा है, अब जब इसके द्वारा अगर मान लीजिए संतानें उत्पन्न होती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो लंबा की जगह क्या हो सकता है, नाटा भी हो सकता है इसकी संतानें। अब आप कहेंगे सर ये तो लंबा था, ये नाटा कहां से आ गया, तो नाटा बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 23 गुणसूत्र है ये तो लंबाई वाला है, जो पिता से आया था 23 ये तो लंबा वाला ही होगा, लेकिन जो 23 दूसरा 23 आया था वो माँ से आया था, और माँ कैसी है, छोटी है, नाटी है। तो आप कह सकते हैं कि इस संतान में दोनों गुण उपस्थित है, आपके लंबे होने का भी और बौने होने का यानी छोटा होने का, दोनों गुण उपस्थित है, लेकिन जो गुण प्रदर्शित हो रहा है वो क्या है, लंबा वाला। तो प्रदर्शित होने वाला गुण जो होता है वो प्रभावी गुण माना जाता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे इसी चैप्टर में करेंगे। अभी आप यही समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गुण दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रभावी गुण माना जाता है। तो और जो नहीं दिखाई दे रहा तो ऐसा नहीं है कि जो संतान है इसमें नाटेपन का गुण नहीं है, वो है, लेकिन जब इसके बाद आगे जब इसकी पीढ़ी चलती है तो हो सकता है वो नाटा भी वहां पर पैदा हो जाए। या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे ये काला काला संतान पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि इसमें गोरा वाला नहीं है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, काला। तो कहने का मतलब इसमें गोरा वाला भी है, लेकिन गोरा वाला क्या है, छुपा हुआ है, और काला क्या है, प्रदर्शित हो रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है, जो प्रदर्शित हो रहा है उसको हम प्रभावी गुण कह देते हैं, और जो इसमें छिपा है या जो इसमें छिपा है वो क्या है, अप्रभावी गुण है। इसकी चर्चा हम लोग इसी चैप्टर में आगे हम लोग डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुण जो होते हैं, आनुवंशिकी गुण जिसको आप कहते हैं, जो माता पिता से उनके बच्चों में जा रहे हैं, पहला गुण जो होता है वो त्वचा का रंग हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं जैसे आंख का रंग भी आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे माता पिता को आपने देखा होगा, उनकी संतानों का को देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ संतानें ऐसी होती हैं
जो जिनकी आंखें भूरी होती हैं, आपने देखा होगा, अगर उनकी आप माता पिता को भी देखेंगे तो आप दे पाएंगे कि या तो माता में या तो पिता में वो लक्षण जरूर पाया गया होगा, तभी वो कहीं न कहीं उनकी संतानों में आया। तो त्वचा का रंग हो गया, आंख का रंग हो गया, या उनकी लंबाई हो गई, जैसे मान लीजिए माता लंबी है या पिता छोटा है, या पिता लंबा है माता छोटी है, तो संतानों में वो दोनों लक्षण आ सकता है। और जो दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण मान लिया जाता है, लेकिन उसमें अप्रभावी लक्षण भी होता है जो नहीं दिखाई देता, वो किसी न किसी पीढ़ी में दिख जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकी गुण क्या है। तो आनुवंशिकता में क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो गुण होते हैं वो जनक से किस में जाते हैं, संतानों में जाते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया कि जनक जो होते हैं इसमें पिता भी है और माता भी है। उसके बाद दूसरी बात मैंने आपको बताया आनुवंशिकी गुण। आनुवंशिकी गुण क्या होते हैं? आनुवंशिकी गुण का मतलब होता है कि वो गुण जो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकी गुण कहते हैं। हमने आपको दो उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पर लंबाई को लेके, उनकी साइज को लेके, और दूसरा आपको त्वचा के रंग को लेके। ऐसे एक एग्जांपल आंख का रंग भी हमने आपको बताया कि ये सारे जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, उन्हें हम आनुवंशिकी गुण कहेंगे। अब इसके बाद आनुवंशिकता और आनुवंशिकी गुण के बाद हम लोग देखें कि क्या है, इसके बाद क्या कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे एक दूसरी बात, वो है आनुवंशिकी। तीसरी बात आप कह सकते हैं, तीसरा टॉपिक है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी ये क्या है? ये बिल्कुल सब रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आए। जैसे आनुवंशिकता बताया कि जो जनक है, जनक के गुण क्या होते हैं, उनकी संतानों में जाते हैं, यही क्रिया कहलाती है आनुवंशिकता। आनुवंशिकी गुण क्या है? जो गुण माता पिता से उनकी बच्चों में जाते हैं, उनकी संतानों में जाते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकी गुण कहते हैं। जैसे त्वचा का रंग हो गया, आंख का रंग हो गया, उनकी लंबाई हो गई। और आनुवंशिकी अब तीसरा जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकी क्या है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आनुवंशिकी का मतलब होता है कि जिस शाखा, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकी कहते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता और एक नया भी है या विभिन्नता, दोनों का अध्ययन करते हैं। विभिन्नता को बताते हैं आपको कि क्या है विभिन्नता। आनुवंशिकता तथा या नहीं तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। आप नोट भी करते चलेंगे क्योंकि ये बातें आपसे पूछी जाती हैं कि आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी क्या है? आपने देखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकता आपने पढ़ लिया कि आनुवंशिकता क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो माता पिता के लक्षण है उनकी संतानों में जाते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिकी कहेंगे। आप लोग ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, नोट भी करते चलेंगे। एक दूसरी बात आप ये जानेंगे कि सबसे पहले जो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था, सबसे पहले जो देखा वो कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लिख सकते हैं कि आनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं, आप कह सकते हैं जन्मदाता, जन्मदाता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि आनुवंशिकता या आनुवंशिकी को सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रैक्टिकल किया था। हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानते रहिए। इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके नियम को पढ़ेंगे। मेंडल ने बहुत सारे नियम भी बताए हैं, उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना जानिए कि आनुवंशिकी क्या है,
विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो 3 चीजों के बारे में आपने देखा, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकी गुण क्या है और आनुवंशिकी क्या है, और आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आइए, तो आपने देखा कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकता के बाद आनुवंशिकी गुणों के बारे में आपने देखा। आनुवंशिकी गुणों के बाद फिर आपने आनुवंशिकी के बारे में जाना। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं चाहता तो इसको एक बार में ही पढ़ा देता, लेकिन अलग अलग टॉपिक के रूप में मैंने इसलिए बताया कि आपको समझने में भी आसानी हो और जब वहां पर आप लिखें तो एक अच्छा खासा चीज आप लिख सकें और जब आपसे कोई पूछे तो आप सबको अच्छे तरीके से बता सकें। इसके बाद जो आपको आया था, इसी में आपने देखा आनुवंशिकी में कि आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है विभिन्नता। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन बोर्ड में भी और आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्नता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आनुवंशिकी जो होता है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकता तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हम लोग विभिन्नता के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये विभिन्नता क्या होती है। तो विभिन्नता के बारे में हम लोग आपको देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्नता को हम लोग जाने, कैसे डिफाइन करें, क्या करें कि विभिन्नता समझ में आ जाए। तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि जो जनक होते हैं अर्थात माता पिता, जनक से ही संतानें होती हैं अर्थात उनकी संतान हो गई जनक। तो लक्षण क्या होता है, जनक से कहां जा रहा है, संतानों में। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे गुण भी होते हैं संतानों में, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो जनक से अलग होते हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जनक में यहां मान लीजिए पिता है और यहां मां, ठीक है। अब मां मान लीजिए क्या है, यहां पिता जो है, अब यहां पर मान लीजिए वो लंबा है और ये जो है नाटी है, ठीक है। अब यहां से जब जो संतान आ रहा है यहां पर, तो वो मान लीजिए यहां पर लंबा संतान पैदा हुआ, तो गुणसूत्र जो संतान में आ रहा है वो 23 यहां से आ रहा है और 23 उसकी मां से आ रहा है, इसमें भी 46 होगा। तो होता क्या है कि भाई जो संतान है वो कुछ न कुछ अपने पिता से अलग होगा और कुछ न कुछ अपनी माता से अलग होगा। ऐसा क्यों, आप देख रहे हैं कि पिता का जो 46 गुणसूत्र था उसमें से कितना आ रहा है, 23 ही आ रहा है, और मां का जो 46 गुणसूत्र था उसमें भी कितना आ रहा है, 23 ही इसमें मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों का गुण मिल रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न हो रही है वो पिता से भी थोड़ी बहुत अलग होगी और मां से भी थोड़ी बहुत अलग होगी। तो वह गुण अर्थात वह गुण जो जनक से अर्थात माता पिता से संतान को अलग कर देता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, वह गुण, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, अर्थात ना वो मां में होता है पूरी तरीके से, ना तो पिता में होता है। तो जिस गुण के कारण जो संतानें होती हैं अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं, या आप एक लाइन और भी कह सकते हैं कि अपने जो उस जाति के लोगों से भी कुछ न कुछ अलग हो जाते हैं, तो ऐसे गुणों को क्या कहते, क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। अर्थात वह गुण, एकदम एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि वह गुण जो संतानों को उनके माता पिता से या उस जाति के अन्य जीवों से उसे अलग करता है, उसे हम क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वह गुण या लक्षण, वह गुण जो संतानों को उनके माता पिता अथवा माता पिता के साथ साथ अथवा उस जाति के अन्य जीवों, उस जाति के अन्य भी जीव हैं, उस जाति के अन्य जीवों से
अलग अलग कर देता है, अलग कर देता है, उसे विभिन्नता कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाता है। आप लोग नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि साथ साथ नोट करेंगे तो आपका एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, या हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग जानिए सब कुछ कि विभिन्नता क्या है। विभिन्नता में मैंने आपको बताया कि कुछ गुण ऐसे भी होते हैं कि जो संतानों में जो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो ना तो मां में होता है ना तो पिता में होता है। और ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि जो संतान है उसमें आधा अर्थात 23 पिता का होता है गुणसूत्र, 23 मां का। तो ना तो पूरी तरीके से पिता के समान हो सकता है, ना तो पूरी तरीके से मां के समान, कुछ ना कुछ अलग उसमें हो जाता है। तो यही जो गुण या लक्षण क्या होता है, उनकी माता पिता से संतान को अलग कर देता है या उस जाति के लोगों से उसको अलग कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। मैंने ये लिखा है कि वह गुण जो संतानों को उनके माता पिता अथवा उस जाति के अन्य जीवों से अलग कर देता है, उसे विभिन्नता कहा जाता है। अब माता पिता से तो अलग हो गया, उस जाति के अन्य लोगों से इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, ऐसे कोई और भी जानवर है, जब मान लीजिए गाय है, तो गाय का भी जो बच्चा होगा, बछड़ा होगा, बछिया होगी, तो उसमें भी क्या होगा कि कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए माँ जो है, मनुष्य में ही ले लीजिए, मान लीजिए पिता गोरा है, माँ थोड़ी काली है। अब जो संतान हो रहा है वो ना गोरा है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से काला है, तो कहने का मतलब बीच का लक्षण, तो विभिन्नता आ गया, वहां पर अलग हो गया। ऐसे ही मान लीजिए गाय में ले लीजिए, मान लीजिए जो आपका बैल है वो लाल कलर का है और जो गाय है वो सफेद कलर का है। अब लेकिन जो उससे बच्चा पैदा हुआ, अर्थात जो उसकी जो संतान हुई, बछिया हुआ या बछड़ा हुआ, तो वो क्या होता है कि मान लीजिए वो ना लाल है ना तो सफेद है, वो काले रंग का हो गया। तो ये काला रंग क्या है? एक विभिन्नता ही तो है भाई, ना तो उसका पिता काल उस रंग का था, ना तो माँ उस रंग की थी। तो कहने का मतलब विभिन्नता को भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि वह गुण जो कि क्या करता है, संतान को उसकी माता पिता से या उस ग्रुप के, उस जाति के अन्य लोगों से उसे अलग कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम लोग विभिन्नता के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग विभिन्नता के प्रकार को पढ़ते हैं कि ये विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। आप लोग विभिन्नता तो जान लिए कि विभिन्नता क्या करती है, संतानों को उनकी माता पिता से उन्हें अलग कर देती है। अलग करने का मतलब डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ न कुछ उसमें अलगाव आ जाता है, अर्थात जो संतानों में जो गुण होता है वो न तो माँ में है न तो पिता में है, बल्कि एक नया गुण उसमें आ जाता है, वो विभिन्नता कहलाती है। इसके बाद विभिन्नता के अगर प्रकार देखेंगे, प्रकार, विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता के प्रकार में आप देखेंगे विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक जननिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, ये जननिक विभिन्नता, और दूसरा है कायिक विभिन्नता। कायिक या इसी को उपार्जित भी कहते हैं, कहीं कहीं उपार्जित मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं, उपार्जित विभिन्नता। ये दो प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। आपने अभी जो विभिन्नता देखा, अलग चीजें देखा कि संतानों में जो लक्षण है न तो माँ में है न तो पिता में है, और वो अलग अलग प्रकार के लक्षण उसमें दिख रहा है, जिसको हम विभिन्नता कहते हैं। ये विभिन्नताएं जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक तो जननिक विभिन्नता होती है और दूसरा कायिक या उपार्जित विभिन्नता होती है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि जननिक विभिन्नता क्या होती है और कायिक विभिन्नता क्या होती है। आइए पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, जननिक विभिन्नता। देखिए जननिक विभिन्नता भी मैंने आपको बताया था कि जो संतानों में जो गुण एक माता पिता से जो उनके संतानों में जो जाता है, कि एक संतान में जो लक्षण जाते हैं, जो गुण जाते हैं, वो क्या गुण कैसे जाते हैं। हमने आपको बताया कि जो संतान में क्या होता है कि क्रोमोजोम, सभी देखा आपने कि 23 माँ से मिलता था, 23 पिता से। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र के ऊपर जीन्स होते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जो विभिन्नता
जीन्स के द्वारा होती है, अर्थात गुणसूत्र के द्वारा जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम जननिक विभिन्नता कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि गुणसूत्र के द्वारा, गुणसूत्र, ये इसके बारे में भी हम एक नया टॉपिक आपको लेंगे इसी में, गुणसूत्र के बारे में, जीन्स के बारे में कि क्या होते हैं। तो गुणसूत्र के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा जो विभिन्नता, गुणसूत्र के द्वारा जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे जननिक विभिन्नता कहेंगे। जननिक, जननिक विभिन्नता कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे लंबा पिता था, माता उसकी छोटी थी, नाटी थी, लेकिन हुआ क्या कि जो संतान हुआ वो लंबा हुआ। तो लंबा, ये लंबा वाला जो लक्षण था, लंबाई का जो जीन्स था, वो किससे मिला था? पिता से मिला था। तो वहां पर जो उसका जो लक्षण था, जो विभिन्नता थी, जो अलगाव चीज था, वो कहां से मिला था? पिता से मिला था। या कोई गुण ऐसा है जो मां से मिल रहा है, तो जो जीन्स के द्वारा, अर्थात गुणसूत्र या जीन्स के द्वारा जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो क्या होती है? जननिक विभिन्नता कहलाती है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए माता पिता में कोई किसी की आंख भूरी है, भूरे रंग की आंख है, अब उसकी संतान में भी भूरापन आ गया आंखों में, तो क्या हुआ? वो माता पिता से वो लक्षण उसको मिला, अर्थात उसकी माता पिता में था वो लक्षण, इसलिए वो लक्षण किसको मिल गया? उसकी संतान में मिल गया। तो ऐसी विभिन्नता क्या कहलाती है? वो जननिक विभिन्नता होगी। जो जीन्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा जो आ रही है वो जननिक गुण हुआ, या उसमें जो अलगाव होता है वो जननिक विभिन्नता के रूप में जाना जाता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अर्थात इसके बारे में आप नोट भी कर सकते हैं कि जो जननिक विभिन्नताएं होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, दूसरी पीढ़ी, अर्थात ये ट्रांसफर होते रहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या जाते हैं? जननिक विभिन्नता। क्यों? क्योंकि माता पिता के गुण है, उनकी संतानों में जाएगा, फिर उनकी संतानें जो पैदा होगी उनसे भी वो ट्रांसफर होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? जननिक विभिन्नताएं ट्रांसफर होती रहती हैं। तो आपने समझ लिया कि जननिक विभिन्नता क्या होती है। जननिक विभिन्नता जो होती है गुणसूत्र के द्वारा होती है। अब गुणसूत्र में जो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, आपने देखा कि 23 पिता से मिल रहा है, 23 माता से मिल रहा है, तो जो आधा पिता का है आधा माता से है, तो कहीं ना कहीं विभिन्नता तो आ गई ना। अब यहाँ पर ना तो पूरी तरीके से पिता का है, ना तो पूरी तरीके से माता का है, यहाँ पर पिता है और यहाँ पर माँ है। तो अब यहाँ से 23 इससे मिला और 23 इससे मिला। अब जो उसकी संतान हो रही है, अब वो ना तो पूरी तरीके से क्या हुआ? पिता का लक्षण है, ना तो पूरी तरीके से माँ का लक्षण है। लेकिन ये जो विभिन्नता इसमें उत्पन्न हो रही है ये जीन्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा आ रही है, इसलिए ऐसी विभिन्नता को क्या कहेंगे? हम जननिक विभिन्नता कहेंगे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आइए देखते हैं कायिक विभिन्नता या उपार्जित विभिन्नता होती क्या है। तो यहाँ पर भी समझने की बात है। यहाँ पर कायिक या उपार्जित विभिन्नता को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। आप एक उदाहरण समझें कि जैसे मान लीजिए कोई लोहार है, तो लोहार क्या करता है कि वो दिन भर हथौड़ा चलाता है। हथौड़ा चलाते चलाते क्या होता है कि उसका हाथ जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो जो काम करता है वो उसी के अनुकूलित उसका शरीर भी हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि लोहार का जो संतान उत्पन्न होगा लोहार से उसका भी हाथ मजबूत होगा। क्यों नहीं मजबूत होगा? क्योंकि उसके माता पिता का जो काम है वो कुछ काम के द्वारा वो लक्षण उसमें उत्पन्न हो रहा है, न कि जीन्स के द्वारा। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कायिक विभिन्नताएं जो हो रही हैं, जो उपार्जित, मान लीजिए आप कह सकते हैं कि लोहार है, कोई एक लोहार का एग्जाम्पल हम लेते हैं। लोहार आप समझ रहे होंगे, लोहार तो लोहे का बर्तन, जो लोहे का काम करता है। अब लोहार का जो पिता होगा, मान लीजिए पिता है और वो उसकी माँ। अब स्थिति क्या है कि जरूरी नहीं कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो भी पिता के समान मजबूत या बलशाली हो। क्यों? क्योंकि पिता जो है उसका प्रोफेशन क्या है? लोहारी करना, अर्थात वो दिन भर अपना हथौड़ा चला रहा है, तो वातावरण
उसका जिस प्रकार से है उसी के अनुसार वो लक्षण उसमें डेवलप हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि कायिक विभिन्नता या उपार्जित विभिन्नता जो होती है ये जीन्स या गुणसूत्र के द्वारा नहीं होती बल्कि वातावरण के द्वारा होती है। आप ये दोनों बातें याद रखेंगे कि अगर जननिक विभिन्नता पूछा जाए तो जननिक विभिन्नता आपने देखा कि गुणसूत्र के द्वारा पैदा होता है। क्योंकि यहाँ पर 23 और 23 आ रहे हैं तो गुणसूत्र के द्वारा संतान में एक विभिन्नता उत्पन्न हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो कायिक विभिन्नता होती है ये वातावरण के कारण होता है। क्यों? आपने देखा कि लोहार जो होता है उसका हाथ क्या होता है? मजबूत होता है बहुत ज्यादा। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि उसका प्रोफेशन वही है, उसका काम यही है कि वो दिन भर हथौड़ा चला रहा है तो धीरे धीरे चलाते चलाते वो मजबूत हो जाता है, पूरा जिम की तरह काम करने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो मजबूत है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो लोहार का जो बेटा होगा, जो बेटी होगी, जो उसकी संतानें होंगी वो अपने पिता के समान बलशाली होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए वो लोहारी ना करके पता लगा वो पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी आपकी तरह बिल्कुल पढ़ाई में लग गया तो उसका हाथ इतना बलशाली नहीं होगा जितना उसके पिता का था। तो उपार्जित विभिन्नता जो होती है यह वातावरण के कारण होती है। जिस वातावरण में हम जैसे रहेंगे, आप एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा, दो भाई बहन है, एक भाई को मान लीजिए हम ऐसी जगह रखें जहां खूब गर्मी पड़ रही है, जहां पर खूब गर्मी हो, और एक भाई को हम ऐसी जगह रखें जहां पर बिल्कुल सर्दी ही सर्दी, साल के 12 महीना वहां पर क्या हो, ठंडा हो। तो आप देखेंगे कि है तो दोनों एक ही, गुणसूत्र तो लगभग आप कह सकते हैं माता पिता के समान है, लेकिन पता लगा कि जो गर्मी में जो रहता होगा, जो ज्यादा हॉट में रहता होगा, वो क्या क्या हो जाएगी, उसकी जो चमड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, काले रंग की हो जाएगी। और जो सर्दी में अर्थात जो ठंड में रहता होगा उसका रंग जो होगा क्या होगा, वो सफेद हो जाएगा अर्थात गोरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वातावरण का प्रभाव आप देख रहे हैं कि दोनों पर पड़ रहा है। यहाँ पर गर्मी में रहने वाले जो लोग होंगे उनका काला रंग होगा, और जो ठंड प्रदेश में जो रहते हैं उनका रंग क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो यहाँ जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वातावरण के कारण हो रही है। यहाँ पर वातावरण ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे लोहार के बच्चों में जरूरी नहीं कि वो बलशाली हो, क्योंकि वो लक्षण उनके माता पिता में था, लेकिन उनके संतानों में जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र नहीं ट्रांसफर हो रहा है, बल्कि क्या प्रभाव डाल रहा है, वातावरण। तो वातावरण के प्रभाव से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कायिक विभिन्नता या उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। और जो गुणसूत्र के द्वारा जो विभिन्नता या जीन्स के द्वारा जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम जननिक विभिन्नता कहते हैं। और ये जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। आपने देखा कि लोहार का बच्चा जरूरी नहीं कि वो लोहार की तरह मजबूत ही हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है, ये विभिन्नता नहीं जाएगा, नहीं जाता है। आप देख अंतर भी स्पष्ट आप करते चले। हो सकता है आपसे कोई पूछ सके कि जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जननिक विभिन्नता जो होती है गुणसूत्र के द्वारा होती है, और कायिक विभिन्नता जो होती है वातावरण के कारण होती है। और जननिक विभिन्नता जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए विभिन्नता भी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन्स नहीं ट्रांसफर हो रहा है बल्कि वातावरण का प्रभाव है। जैसे गर्मी में जो रहेगा भाई जाहिर सी बात है काला हो जाएगा। लोहार है वो अपना हथौड़ा चला रहा है तो उसका हाथ अभी नहीं चलाएगा तो नहीं मजबूत, उसका बच्चा जरूरी नहीं कि लोहारी करे, वो हो सकता है आईएएस की तैयारी शुरू कर दे तो उसका हाथ अपने पिता के समान मजबूत नहीं होगा। तो ऐसे जो विभिन्नता होती है उसको हम कायिक या उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है उसको भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं, चलिए आइए। तो विभिन्नता के बारे में आपने देख लिया कि विभिन्नता क्या होती है, कि जो संतानों को उनकी माता पिता से अलग कर देती है। बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं संतानों में जो ना तो उनके पिता में पाया जाता है ना तो उनकी मां में पाया जाता है, और यही जो लक्षण होते हैं इसी के कारण उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, अलगाव उत्पन्न हो जाता है, इसी को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक कायिक विभिन्नता, एक जननिक विभिन्नता।
जन्य विभिन्नता जो होती है गुणसूत्र के द्वारा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और कायिक या उपार्जित विभिन्नता जो होती है ये वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। एक टॉपिक है जीनोटाइप। जीनोटाइप ये कभी कभी आ जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दो शब्द कभी कभी आ जाते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पर इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। और इसके बारे में जब चूंकि ये शब्द आपको मिलेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या होता है जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, आप एक एक करके समझते चलें। जैसे मान लीजिए जीनोटाइप में क्या होता है कि जो जीनी संरचना अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा है, तो लंबा क्यों है? क्योंकि उसमें लंबा वाला जो गुणसूत्र है वो होगा। या कोई व्यक्ति नाटा है तो नाटा क्यों है? क्योंकि उसमें नाटे वाला जो नाटेपन का जो गुणसूत्र है वो उसमें उपस्थित है। कोई व्यक्ति काला है, काला क्यों है? तो उसमें काला वाला गुणसूत्र उपस्थित है। कोई गोरा है तो उसमें गोरा वाला गुणसूत्र उपस्थित है। तो जो गुण, जो लक्षण अर्थात जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उस लक्षण के लिए, उस गुण के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीन्स होता है, गुणसूत्र होता है जिसके द्वारा वो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए लंबा है तो लंबा को टाल हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो टाल और टाल, तो यहाँ पर दो टी के रूप में हम लिखते हैं, अर्थात उसका जो जीन्स है वो लंबा के लिए हम टी टी लिखेंगे। मान लीजिए बौना है, बौना है, नाटा है, इसी को हम क्या लिख देंगे, स्मॉल टी। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि जो जीनी संरचना होती है, जो जिस जीन्स के कारण या जिस गुणसूत्र के कारण लक्षण उत्पन्न, उसी का जो संरचना होती है, जीन की जो संरचना, ये जीन की क्या है, संरचना है। और किस जीन की संरचना है? लंबे वाले जीन्स की संरचना। और ये किस जीन की संरचना है? बौने वाले यानी नाटे वाले जीन की संरचना है। तो जो जीनी संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जीनी संरचना, जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कहा जाता है जीनी संरचना। जीनी संरचना क्या है हमने आपको बता दिया कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, अगर उसमें कोई लक्षण विद्यमान है, लंबा बहुत है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लंबा वाला जीन होगा। और जो लंबा वाला जो जीन है, या कोई बौना है तो उसके अंदर बौना वाला जीन होगा। तो लंबा वाला जीन या बौना वाला जीन या कोई त्वचा का रंग मान लीजिए गोरा वाला जीन्स या काला वाला जीन्स या आंख भूरी वाली जीन्स, तो सारे लक्षण जो होते हैं जीन्स के कारण होते हैं। तो जो जीन्स की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। जिस गुणसूत्र या जिस जीन्स के द्वारा वो लक्षण दिखाई दे रहा है उसकी क्या संरचना है, इसी संरचना को क्या कहेंगे हम, जीनोटाइप कहेंगे। बिल्कुल एकदम बात क्लियर है, यानी जीनी संरचना को क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। यही फिनोटाइप है। फिनोटाइप में क्या होता है कि जो लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, जैसे मान लीजिए लंबा है कोई, या नाटा है कोई है, या काला है, या गोरा है, ये सब लक्षण आप जो देखते हैं, ये जो लक्षण आपको दिखाई देता है, काला या गोरा, ये तो जो लक्षण लंबा, नाटा, काला, गोरा, विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हमें दिखते हैं, वो दिखने वाले जो ये दिख रहा है, अर्थात जो लक्षण सामने प्रकट हो रहा है, संरचना नहीं, जो लक्षण दिख रहा है उसी लक्षण को क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। अर्थात जो लक्षण, यहां आप लिख सकते हैं, जो लक्षण दिखाई पड़े, दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, उसे फिनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप तो बहुत ही एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीनोटाइप क्या है, जीनी संरचना है, जिस जीन्स के द्वारा वो लक्षण दिखाई पड़ता है, उस जीन्स की जो संरचना है, जीन्स की, यहाँ जीन की चर्चा नहीं की जा रही है, यहाँ पर जीन्स की चर्चा की जा रही है कि जिस जीन्स के कारण वो लक्षण दिख रहा है, जैसे लंबा वाला जीन्स इसमें है तभी वो लंबा दिखाई दे, तो जो लंबा वाला जो जीन्स की जो संरचना है टी, उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। या बौना है तो उसमें स्मॉल टी लिख देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जीनी संरचना है उसको जीनोटाइप कहेंगे, लेकिन फिनोटाइप में क्या होता है, वहां पर केवल लक्षण देखना है,
लंबा है कि बौना है, काला है कि गोरा है, तो जो लक्षण दिखाई देता है लक्षण को क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसके बाद बहुत सारी चीजें आपको हम बताएंगे, एकदम अच्छे ढंग से बताएंगे। आप नोट्स भी बनाते चलें कि एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत ना आती आपको मिले, और सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हो या इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हो, तो यूपी बोर्ड में ये चैप्टर आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से लिखते चले। जहां पर आपको लगे कि यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको नोट भी लगा के लिख सकते हैं, और एक अच्छा सा नोट्स बनाए ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन ना आपसे छूट जाए। दूसरी बात जो आपसे हम करना चाहते हैं कि आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, आगे भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आपका सारा चीज क्लियर होगा। और आप हमें केवल एक ही चीज दे सकते हैं कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे ढंग से मिल सके। थैंक यू सो मच।